ओके। अब चेंज होगा। गुड इवनिंग उधर। गुड इवनिंग ध्रुव, कौशल, जय हिंद। येलो टी शर्ट, टी शर्ट नहीं शर्ट। ओके, होमवर्क है ना, एक्सरसाइज 2 थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ाने का मूड बना रहा हूँ, है ना। एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, तो टॉपिक के शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा होता है। एक बार वो पिक कर लेता है ना कि सर बेसिक्स हो गए, तो फिर कम पढ़ा करके काम हो जाता है। ओके, लेट मी स्टार्ट, वेट एक सेकंड, कॉल कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का सी। ओके, 2 एंड 3 का सी। यार 2, पहली बात तो ये बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मैं क्यों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों को क्यों अकाउंट में लेके चल रहा हूं? किसी एक में क्यों ना कन्वर्ट कर दिया जाए कि सर या तो इसको कॉस इनवर्स लिख लीजिए या फिर इसको साइन इनवर्स लिख लीजिए। हाँ, अभी अभी 3 में करूंगा, पहले 2 को निपटा दे। तो मुझे लगता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम यू आर मोर कंफर्टेबल कि 4x³ माइनस 3x कन्वर्ट करो, क्योंकि तुमको cos 3 थीटा की फीलिंग आ रही है। तो इसे 4x³ माइनस 3x लिखना इज नॉट अ चैलेंज, है ना। कि सर बहुत आसान सी बात है, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख लीजिए, है ना। अब तो तुम लोग को टेस्ट हो चुका है, तो टेस्ट होने के बाद तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना, कि सर एग्जाम होने के बाद में वो सारी चीजें अब याद हो गई। ठीक, कि इसीलिए टेस्ट लिया जाता है ताकि गलतियां जो है आगे ना हो। यहां तक ऑल ओके। तो एटलीस्ट अब तुम्हारा एक्सप्रेशन केवल ये चेंज हो गया। करेक्ट। अब तुम्हारी 100% फीलिंग है कि सर cos 3 थीटा, तो यू अंडरस्टैंड कि मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा, तो x को cos थीटा थोड़ी पुट करोगे। यू बेटर टेक cos इनवर्स x टू बी थीटा, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूं, थीटा x -1 से -12। तुम तो जानते हो मैं छोटी छोटी बातों में भी ग्राफ का इस्तेमाल करता हूं कि अरे यार -1 से -12 में क्या होता है, लो चेक कर लो, ये रहा -1, ये रहा -12। तो आई थिंक 2π/3। तो गॉट द पॉइंट, थीटा विल लाई 2π/3, 2π कुछ दिमाग में गया। नाउ योर एक्सप्रेशन चेंज टू cos 3 थीटा, है ना। 4 cos³ माइनस 3 cos 3 थीटा। मानते हो प्रॉब्लम ओवर, खत्म हो गया सवाल। कि सर 3 थीटा, वेयर डू 3 थीटा लाई? 3 थीटा लाई इन 2π से 3π, एंड 2π से 3π आई थिंक यू रिमेंबर, 0 से पाई, पाई से 2π, 2π से 3π, है ना। सो 2π से 3π, दिस इज x माइनस 2π। तो माई आंसर इज 2 टाइम्स 3 थीटा माइनस 2π माइनस π/2। तो योर फाइनल आंसर 6 cos इनवर्स x माइनस 4π, कितना, -9π/2 आ गया ना।
डन। बाकी ध्यान रखना, मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, है ना, मेरे कंसेप्ट सही होते हैं लेकिन कैलकुलेशन मेरी गलत होती है, ठीक। हाँ, ओरल ही बताने पड़ेंगे क्योंकि तुमने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि अब मुझे ओरल बताना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। 3 जनरल टर्म साफ लिखी हुई है, 3 का बी पार्ट 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस जो लिखा है ना उसको रीड करो 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, सही है। तो 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, और मानते हो जो न्यूमरेटर है वो 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आई थिंक डन कि 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, so that directly change tan inverse 2 raised to r minus tan inverse 2 raised to r minus 1. Now you will obtain the series, है ना। एक किसी ने c पूछा है, यार c पूछने का तो तुमको बिल्कुल हक नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी 1 प्लस कर रखा है, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट पहचानो x प्लस 1 माइनस एक्स। जो सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पढ़ो, प्लस 2 प्लस 1, दिमाग लगाओ यार, तो वो 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, और ऊपर वही डिफरेंस लिखा हुआ है x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से तुमको आगे आने वाले टर्म दिख रहे हैं कि सर वो जो थर्ड टर्म है ना वो 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 दिख रहा है मुझे, और ऊपर x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, 3 का ई पार्ट, ओके। डी भी है, डी एंड ई, ओके। इसको तुमने अपने tan इनवर्स मेथड से क्यों नहीं किया कि यार सब साइन इनवर्स को tan इनवर्स कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अच्छा सॉल्यूशन था वो। r गोइंग फ्रॉम 1, है ना, गोइंग फ्रॉम 1 ना, से n करके बाद में n को इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। पहले मुझको n करने दो, नहीं ये पायल इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। ये ओरल ओरल तो ये है कि tan इनवर्स लिख लो और ये tan इनवर्स डिफरेंस में टूट जाएगा, ओरल सॉल्यूशन तो यही है, ठीक। इस पूरे को थीटा पढ़ा है मैंने, तो आई थिंक रूट r माइनस रूट r माइनस 1, पाइथागोरस लगाओ भाई। अरे ये क्या कर रहा हूं, वेट, तो पाइथागोरस लगाओ, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमको सोचनी पड़ेगी, है ना। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2r, आर स्क्वायर माइनस आर, ये कैलकुलेशन में तुम मेरे को परेशान बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर, अरे यार इसका होल स्क्वायर टफ हो रहा है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2r माइनस 1 प्लस 1 हो गया, एंड माइनस 2 अंडर रूट, तो प्लस हो गया। देखना आया समझ में कि हाँ सर आ गया समझ में, सही है। नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अरे यार आर स्क्वायर माइनस आर, ये भी आर स्क्वायर माइनस आर ही लिखा हुआ है ना, तो पहचान गए ना कि ये रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डाल लिया कि नहीं डाल लिया, तो दिस कम्स आउट, तो नाउ इट इज 1 प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर, दैट इज आर आर माइनस 1। तो इन टैन इनवर्स प्रॉब्लम चेंज रूट आर माइनस आर माइनस 1 ओवर 1 प्लस, अब बुद्धि लगा के तुम लोग कह दोगे कि सर इसको लिख दो रूट आर इंटू रूट आर माइनस 1, 1 से n को इनफाइनाइट बाद में कर लेंगे। अब तो तुम लोग सब लोग बहुत फास्ट हो यार, अब तो बहुत तेज बच्चे सब, है ना, कि सर अब तो ओरल आंसर, इसके बाद तो
फटाफट होता है। तो डायरेक्ट लिखो, ये n से सेव हो गया, ये 1 से सेव हो गया, बाकी सब कट गए, तो इट फाइनली इक्वल tan इनवर्स रूट n। सही है ना? आंसर π/2 है क्या? आंसर इज π/2, n इनफाइनाइट करने पर क्विकली। सही है। अभिराज सारे सॉल्यूशन लेके करोगे क्या? जीके क्यों बढ़ाना चाहते हो? प्रैक्टिकल रहो कि सर सारे सॉल्यूशन छापने से क्या होगा? आंसर π/2 सही है ना ये? हाँ, चलो कुछ थोड़े से और अच्छे लोगों के हिसाब से सॉल्यूशन बताऊं कि सर इज देयर एनीथिंग बेटर पॉसिबल? कुछ और अच्छा सोच सकते हो आप, है ना? तो थोड़ा सा अच्छे लोगों के हिसाब से बताता हूं, जो लोग क्लास में बहुत रेगुलर हैं उनके हिसाब से। ठीक है, कंसंट्रेट करना और ध्यान रखना, मैं इस तरह के सॉल्यूशन बार बार नहीं बताऊंगा, राइट? तो मन में आया कि अरे यार कौन tan इनवर्स कन्वर्ट करेगा? क्या ये साइन में रह के क्वेश्चन हो सकता है? क्या इस क्वेश्चन को मैं साइन में रह के नहीं निपटा सकता? तो जो लोग इसे साइन में करने की सोच रहे हैं उनके मन में एक ही विचार आ रहा होगा कि काश ये साइन इनवर्स के अंदर की टर्म साइन ऑफ a माइनस बी बन जाए, है ना? और साइन ऑफ a माइनस बी साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूले से डिफरेंस में टूट जाएगा, है ना? तो मुझे बताओ साइन ऑफ a माइनस बी को फीलिंग आ रही होगी ना कि सर साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, है ना? तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखा रहने दो, आर अपॉन, कुछ भी मत काटना, मैंने कुछ भी कैंसिलेशन कुछ करा ही नहीं। हाँ, अब मैंने थोड़ी सी बुद्धि अब लगाई कि यार r-1 देखना, ये टर्म समझ में आई? ये मैंने क्या लिखा, कुछ समझ में आया? है ना? अरे कुछ नहीं, r-1 अपॉन r+1 ये है। बस यहां से मुझे पूरी फीलिंग आई, इस टर्म से मुझे पूरी फीलिंग आ गई कि अरे ये तो हो गया। तो इसी स्टेप में यहां भी चेंज कर देते हैं, है ना? वन माइनस 1 अपॉन r+1, देखना, इज दिस मैनिपुलेशन करेक्ट? योर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखो, मैच कर रहा है? सही है। आप कुछ लोग फील कर गए कि सर अब आप इस क्वांटिटी को θ1 पढ़ने वाले हो। लेट मी रीड साइन इनवर्स 1/√r टू बी θ1 एंड √r+1 टू बी θ2। मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि सर सीरीज के क्वेश्चंस का मेन सोर्स सॉल्विंग का यही मेथड होता है, डिफरेंस ऑफ टू में स्प्लिट करके कैंसिलेशन, है ना? तो इसी से तो हमने tan इनवर्स के क्वेश्चन किए थे, इसी आइडिया से हम साइन में रह के कर रहे हैं। तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट? साइन इनवर्स θ1 माइनस θ2, सही है ना? साइन θ1, दिस इज कॉस θ2, जा रहा होगा दिमाग में, जा रहा होगा, है ना? कि सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड देर इज नो मॉडुलस क्योंकि θ1 0 से π/2, θ2 0 से π/2। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज कॉस θ1, दिस इज साइन θ2, है ना? ऑल परफेक्ट। अब ओरली θ1 माइनस θ2 मानते हो माइनस π/2 से π/2 है? बिल्कुल मानते होगे।
सही है ना? गारंटी तुम इस बात को मानते ही होगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स लाइज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दोनों जीरो से पाई बाई टू है भाई, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, तो देयर डिफरेंस लाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो आई थिंक दिस ओनली इक्वल थीटा वन माइनस थीटा टू। बस अब मैं छोड़ रहा हूं। थीटा वन किसको बोला था? वन बाई रूट आर, थीटा टू आर प्लस वन। आई थिंक कैंसिलेशन से यू विल गेट द आंसर। सही। ई पार्ट। अब ई पार्ट जिसका डाउट है एक बार हाथ वापस से रेस करे, थ्री का ई पार्ट, और मुझे मेरी मेंटालिटी बताएगा कि थ्री का ई पार्ट पे मैं क्या करने वाला हूं। बताओ, अब तो ओरल जाएगा क्वेश्चन। नहीं बताओगे? हाँ बताओ भाई दिव्यांशु, थ्री का ई पार्ट को मैं कैसे करूंगा? हाँ कॉस से ही, बिल्कुल कि सर अब इसे कॉस से ही रह के करना, क्योंकि टैन इनवर्स पे लोग तो सरेंडर कर देंगे कि सर ट्रायंगल पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना गंदा कैलकुलेशन है ना। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए ना, ना टैन में कन्वर्ट तो मैं नहीं करने वाला। ठीक, क्योंकि जब साइन का सवाल देखो ना, जब इजी एक्सप्रेशन था तब तो साइन से कर दिया, कॉस में तो बहुत भारी है, और कॉस का कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि जिनको ओरल समझ में आता है वो कहेंगे कि सर वन अपॉन के प्लस वन साफ साफ लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, है ना। और अगले को वो ओरली पढ़ेंगे कि सर वन अपॉन के प्लस वन, तो पक्का अगला टर्म होगा अंडर रूट वन माइनस वन बाई के स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन के प्लस वन स्क्वायर। लेकिन उनको यह बात अच्छे से पता है कि सर आगे जाके अटकेंगे, जब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए माइनस बी बनेगा तब अटकेंगे कि यार ये तो माइनस पाई से पाई बाई टू से पाई बाई टू में फंसने वाली बात है कि ये माइनस पाई बाई टू से जीरो है या जीरो से पाई बाई टू है। और तुम में से कुछ लोग समझदार हैं, वो कुछ लोग डिसाइड करा देंगे कि ये माइनस पाई बाई टू से जीरो है या जीरो से पाई बाई टू है। बताओ भाई, कुछ लोग बताया था ना क्लास में, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? लिखो वापस, वो 4 के निकल गए जो डाउट तुमने पूछे थे। हाँ दिव्यांशु ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो कि मैं कोई कंडीशन रटता तो हूं नहीं। 4 का जी एंड डी, 4 का डी एंड जी, बस अब मत लिखो। एक एच भी लिख रहा है ना, डी जी एंड एच। चलो खाली नेगेटिव और पॉजिटिव ही तो डिसाइड करना है। माइनस पाई बाई टू से जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, और जीरो से पाई बाई टू का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है? चलो बात खत्म हुई। 4 का डी, एक बात बताओ, क्या मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि अगर इनवर्स के अंदर कुछ ज्यादा भयानक एक्सप्रेशन होगा, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो। मैंने क्या कहा था? इसके आगे का मेरा स्टेटमेंट कोई बताएगा मुझे कि आपने इसके आगे ये कहा था? अगर इनवर्स के अंदर कुछ भयानक लिखोगे देन फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट करो फिल इन द ब्लैंक्स को। देखें कौन जवाब देगा। पढ़ने वाले कितने लोग हैं? वाओ वेरी गुड, ध्रुव, विशाल, दीपमन, है ना, वरुण, कुश, पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, वंश, शिवम, गुड गुड गुड, अभिषेक, बाकी लोग भी देखे भाई कि यार यहाँ तो लोग टीचर की बात को इतना सीरियसली लेते हैं, हाँ और एक हम लोग हैं जो टीचर के बजाय गप मारने वालों को सीरियसली लेते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से कई लोगों ने मुझे मेरा स्टेटमेंट बता दिया
कि सर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सटीट्यूशन लोगे, है ना, और सब्सटीट्यूशन का ये रहा सोर्स, और इस सोर्स के लिए थीटा आप साइन की बजाय कॉस लोगे क्योंकि यहां कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली डू व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा है ना मैं वही करूंगा, क्योंकि तुमने कहा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं कहा होता तो मैं नहीं करता, ठीक है। तुम्हारी वजह से सवाल बन गया। अब कई लोग समझदार हैं, दे विल से कि सर आपको मॉड साइन थीटा लिखने की एकदम आवश्यकता नहीं है। सही कह रहा हूं ना? नाउ आई थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड कि इसको साइन ही कन्वर्ट कर दो। 4 - 1 3 -4 साइन स्क्वायर, एंड नाउ दे फाउंड कह रहे यार ये तो साइन 3 थीटा बन गया। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 3 थीटा, आप 3 थीटा को कैसे मिस कर गए? जैसे ही तुमने पुट किया था तो तुमको अपना स्टेटमेंट कैसे भूल गया कि सर ये आपने पहला स्टेप, है ना, तुम तो आदतें जानते हो अच्छी तरह से। 0 से 3 पाई। नाउ आई गेस 3 थीटा इज इक्वल टू दिस। मानते हो ये एक आइडेंटिटी बनने वाला है, ये आपको इनफाइनाइट आंसर देने वाला है, नॉट सिंगल, ठीक है ना। तो हर कोई जानता है कि व्हेन इज साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, -π/2 से π/2, है ना। लेकिन मुझे बताओ, मुझे इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि सर इस एजम्पशन को भी तो देखो ऊपर क्या लिखा है। तो -π/2 से π/2 फजान, ठीक है, तुमने बहुत पहले ही सही आंसर बोल दिया था, राइट। हाँ, -π/2 से π/2 एज वेल एज दिस कंडीशन, तो दोनों का ध्यान रखू ना। तो आई गेस 0 से π/2 कुछ समझ में आया मेरे हिसाब से। साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स होल्ड्स ट्रू फॉर x -π/2 से π/2, बट आई ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ x 0 से 3 पाई, तो सेटिस्फाइंग बोथ आई गेट दिस। लेकिन ये कौन है? ये 3 थीटा है, मतलब 3 cos इनवर्स x। तो क्या तुमको समझ आया कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? ऑल x विथ सेटिस्फाई दिस, इसे सेटिस्फाई करने वाला हर x मेरा आंसर है। गॉट इट? 0 से π/6। अब तुम लोग तो समझदार हो कि सर आप हर छोटी छोटी बात में ग्राफ करते हो यार, मतलब आप भी, मतलब छोटा सा सवाल होता है उसमें तक ग्राफ की मदद लेते हो। 0 से π/6 बताओ, 0 वैल्यू कब आई? π/2 पर 1 पर। बताओ π/6 कब आया? cos π/6 √3/2। तो मेरे ख्याल से आंसर √3/2 से 1। कुछ गया ना दिमाग में? हाँ सर बहुत कुछ गया, है ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ गया। दिस एंटायर इंटरवल इज माई सॉल्यूशन। गॉट इट? अगला कौन सा लिखा है? G and H। अरे यार बताओ भाई, जी का स्टार्टिंग थॉट बताओ। जी का बिगिनिंग स्टेप चाहिए मुझे। फट से बोलो, फर्स्ट स्टेप फॉर जी। हाँ सही है, ध्रुव, है ना। तो कई लोग बोल रहे हैं फजन, ठीक है, चलो भाई फजन। तो आई थिंक नहीं, कन्वर्ट नहीं, तुम जानते हो मैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन बोलता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने tan इनवर्स ए को थीटा बोला होगा, लेट इट बी θ1। तो क्या तुम लोग को ओरली दिखाई दिया कि सर tan इनवर्स ए को θ1 बोल रहे हो तो 0 से π/2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए पॉजिटिव लिखा हुआ है। फिर तुम ओरली बोलते जाओगे कि अरे यार ये तो cos 2 थीटा बन गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा, सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक। मानते हो 2 थीटा 0 से पाई है, तो अगर 2 थीटा 0 से पाई है तो cos इनवर्स cos इज इक्वल टू 2 थीटा। कुछ दिमाग में जा रहा है? तो आई गेस दिस इज 2 θ1, दैट इज 2 tan इनवर्स ए।
आई थिंक सेम ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने पकड़ लिया अगले में कि सर वो अगला टर्म भी जो है ना आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा 2 बन रहा है, तो 2 tan इनवर्स b सब दिमाग में जा रहा है ना, एंड 2 tan इनवर्स x। मेरे ख्याल से अब सारे लोग समझदार हैं कि सर अब तो दोनों साइड tan ले लो और आंसर खत्म करो। tan ऑफ a माइनस बी, अरे कैपिटल a माइनस कैपिटल बी नहीं, इसको तुमने थीटा 1 बोला था। tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। कुछ ज्यादा लाइफ आसान नहीं हो रही है, हाँ? तो इसको कुछ मुश्किल बनाना पड़ेगा नहीं, कि इतना स्मूथ भी नहीं होना चाहिए। ई ओरल बोल दो, अरे बोलूंगा ही नहीं मैं। ई का चलो बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूं, अपने आप कर लो, ठीक है? ये तुमसे बन जाएगा, ठीक है देवांशु? बेस्ट सॉल्यूशन, डू योर सेल्फ। नाउ आई थिंक एच, टेन सेकेंड्स क्विकली। हो गए थे क्या 10 सेकेंड? अरे ये क्या हुआ? क्या एच पार्ट में समझ आ रहा है क्या? इन पार्ट एच क्या करना चाहिए? क्या इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करना चाहोगे क्या, कि सर इसे भी हम पहले रिड्यूस कर लें, क्योंकि वेल नोन फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, तो उसके बिफोर तुम अपने आइडिया में कन्वर्ट कर लो ना, कि सर मुझे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर सिखाया गया है, तो बना लो उसको। क्या है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला तो जानते हो तुम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो तुमको बुद्धू बना रहा है तो बनो मत बुद्धू, और क्या। ये सर इसे भी tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने की इच्छा है, लिख लो, जो मन में आए करते जाओ, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे सिंप्लीफाई करके करने में इंटरेस्टेड हूं, है ना? तो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक थीटा, और थीटा में तो तुम अच्छी तरह जानते हो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बस फटाफट करते जाओ। पाई माइनस 2 थीटा tan इनवर्स 2 थीटा, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये तो थोड़ा फंस रहा है। माइनस पाई से पाई, मानते हो ये क्वांटिटी माइनस पाई से 0 0 से पाई, सही कहा मैंने? ये क्वांटिटी मानते हो ये क्वांटिटी माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई। तो बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ, मुझे तो यार दोनों का ध्यान रखना है। ये चेंज हो रहा है 0 के अबाउट, ये चेंज हो रहा है माइनस पाई बाय 2 के अबाउट, पाई बाय 2 के अबाउट। तो अगर मैं दोनों को ध्यान में लूं तो कितने पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से 4 पॉसिबिलिटी, समझो। 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, मानते हो माइनस पाई बाय 2 यू कैन नॉट अलाउ, माइनस पाई बाय 2 पर डिफाइनिंग नहीं होगी। क्यों? अरे tan इनवर्स tan है यार, tan माइनस पाई बाय 2 डिफाइन ही नहीं होता है। दिस पॉसिबिलिटी, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डायरेक्ट नहीं ले सकते, 0। और बुद्धि लगाओ मैं क्या कर रहा हूं, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, सही? नाउ आई थिंक नाउ आई एम एबल टू सॉल्व इफ दिस। तो वो ग्राफ तुम मन में देख सकते हो कि अपनी मन की आंखों से देख सकते हो कि सर माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में
कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस एक्स को फॉलो करता है, माइनस एक्स। अरे यार ग्राफ सब रखो ना यार, कि ये होता है ग्राफ। तो पाई प्लस 2 थीटा, और एंड व्हाट अबाउट टेन इनवर्स ऑफ टेन, माइनस पाई माइनस एक्स फॉर्मूला फॉलो करता है। कुछ लोग समझ रहे हैं ना बात को, कि सर ये तो माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई, कुछ गलत बोल रहा हूं ना, ये लाइन क्या होगी, एक्स प्लस पाई लाइन है ना ये, एक्स प्लस पाई, सॉरी एक्स प्लस पाई, माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई इज 2 पाई बाई 3। एक बार देखना ना, मुझे डाउट हो रहा है मैंने ये सही लिखा है कि नहीं। तो 0 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। वो सही है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई सही है कि नहीं, सही है ना। तो ये नो सॉल्यूशन दे गया ना, कि यार ये तो 0 बराबर 2 पाई बाई 3 आ गया। अब तुम समझ रहे हो कि नाउ दिस इंटरवल स्टिल ये माइनस एक्स फिर खुलेगा, पाई प्लस 2 थीटा, ये क्वांटिटी एक्स खुलेगा माइनस 2 थीटा। तो तुम लोग फिर समझदार हो, कह रहे सर ये भी आपको फाई दे रहा है, नो सॉल्यूशन अगेन, सही। नाउ कमिंग टू दिस, पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा 2 पाई बाई 3, तो व्हाट कम्स, 2 थीटा कम्स आउट माइनस पाई बाई 3/2। गलत किया मैंने, मानते हो ये तो आपके एजम्पशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऊपर एजम्पशन तो पढ़ो, एजम्पशन क्या लिखा है, 0 से पाई बाई 2, लेकिन आ क्या रहा है -पाई/6, मानते हो रिजेक्ट। यार एक बार देख लो, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिगड़ रहा है। हाँ सही बिगड़ रहा है, नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव है। पता नहीं कैसे मेरे को फीलिंग आ जाती है जब मैं कुछ गलत करता हूं तो तुम लोगों को फीलिंग नहीं आती, मुझे मुझे फील सी आने लग जाती है कि यार कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, मुझे बताओ ये आंसर एक्सेप्टेबल है कि नहीं, है ना। अब तो सही कर दिया ना, अब सही कर दिया प्रिंस, है ना। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है, आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आई थिंक ये आप ले लो। तो ये tan इनवर्स एक्स पाई/12 आ गया, तो आई थिंक आंसर यू कैन गिव tan पाई/12। कई लोगों को तो इसकी वैल्यू भी आती है कि सर वो रटवाई गई है, 2 - √3। वेरी गुड, हाँ। और इसी तरह से लास्ट केस पाई-2 थीटा, और ये क्या बनेगा, ये x माइनस पाई फॉर्मूला लेता है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई है ना वो, x माइनस पाई। अरे मैंने गलत किया हो तो बता दो यार, x माइनस पाई। तो अभी 2 थीटा कितना आ गया, 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई/3 कितना हो गया, 4 पाई/3/2। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है ना, कि हाँ सर वो, तुम देख रहे हो मैं इंटेंशनली 2 थीटा निकाल रहा हूं क्योंकि 2 थीटा को चेक तो कर लूं। तो मेरे ख्याल से 2 थीटा 2 पाई/3 सेटिस्फाई, तो tan इनवर्स एक्स इज पाई/3, तो योर आंसर √3। आसान है ना, कि यार ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। चलो बस ये फर्स्ट पेज को डिस्कस करके खत्म करो, अप टू क्वेश्चन नंबर 6। एनी डाउट, बस मैं पहला पेज के बाद अब एंड कर रहा हूं, अब थोड़ा पढ़ाई शुरू करें। अप टू 6 क्विकली।
नहीं नहीं, अप टू 6, 5 एंड 6, 5। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है यार, ये कॉपीड है ना। हम्म। ये एल क्या लिखा हुआ है? ये एल कुछ भी नहीं है ना, इस पर जो तुमको एल दिख रहा है ना, ना कुछ भी नहीं है वो। एल क्या है? नथिंग। वो मेरे ख्याल से ये ऐसे करके ब्रैकेट था ना, तो इसी को पता नहीं एल लगा दिया, पता नहीं क्या सोच के एल लगा दिया। ठीक है, हटाओ उस एल को। इसे देखो, इसको बहुत तरीके से थिंक थॉट आ रहे हैं। किसी को इसमें एएमजीएम और एएमजीएम की फीलिंग आ रही है कि सर सम, एक बार अरिथमेटिक मीन लिखते हैं। अच्छा चलो, मैं तुमको अपना फेवरेट आइडिया बताता हूँ, रुको। मैं तुमको पहले अपना सबसे प्रिय सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? हाँ, देखो किसने लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाइस। ठीक है, तुमको तो मेरा फेवरेट भी पता है कि सर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नजर आ रहा है यार, अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है और अल्फा बीटा नजर आ रहा है, तो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली गो एंड क्रिएट अ क्वाड्रेटिक whose roots will be these two numbers, one is cos inverse x and one is sin inverse y का स्क्वायर। सही है ना? अरे अच्छा लिख रहा हूं यार, बहुत बढ़िया। तो के पाई स्क्वायर, देखना कुछ गलत हो तो बताना, प्लस प्रोडक्ट, है ना? मानते हो? दिस इक्वेशन विल गेट रूट्स cos इनवर्स x एंड होल स्क्वायर। जल्दी से हाँ बोलो। कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक बेसिक चैप्टर्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, है ना? हर वो चैप्टर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल, इंटीग्रेशन, है ना? बस। अब मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर इस इक्वेशन के रियल रूट होने चाहिए, तो रियल रूट d ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक से जा रहे हो तो रियल रूट, है ना? अरे यार, बी स्क्वायर -4ac, हटो, पाई 4/4, सही है ना? 4ac, तो आई थिंक के स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4, ये आया, है ना? अब एक छोटा सा पॉइंट मैं और कर रहा हूं, यहां से आइदर ग्रेटर इक्वल टू 2 और लेस इक्वल टू -2, है ना? अब जरा इस पर जाना, जो के पाई स्क्वायर बाई 4 इस, एकदम अब थोड़ा सा तुक्का मारने जा रहा हूं, ठीक? के इंटीजर, मानते हो? दिस नंबर 0 से पाई, दिस क्वांटिटी 0 टू पाई स्क्वायर बाई 4, ये स्टेप को समझना। अरे -π/2 से π/2 का स्क्वायर करोगे तो यही तो होगा, है ना? तो क्या मैं बोलूं के पाई स्क्वायर बाई 4 विल लाई 0 टू पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। मुझे लगता है, देखना, ये पॉइंट समझ में आया सबको, है ना? अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेशन कर रहा हूं, पाई स्क्वायर बाई 4 की रफली वैल्यू, यार पाई स्क्वायर तुम लोग समझते हो सर नियरली 10, तो क्या ये 2.5 के नियर, अरे एक रफ अप्रॉक्स कर रहा हूं, और ये क्वांटिटी 3.1, 2.5, 5.6, जल्दी बोलो हाँ। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है 2.5 के
लेस इक्वल टू 5.6 समथिंग, तो क्या यहां से तुमको यह दिखाई दिया कि सर के लेस इक्वल टू 2 मुझे नजर आ रहा है? जल्दी से हाँ बोलो, के लेस इक्वल टू 2। और के पॉजिटिव तो दिख ही रहा है कि सर के पॉजिटिव भी। ठीक, तो अभी इस इनइक्वालिटी से मानते हो के ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा था, के ग्रेटर इक्वल टू 2, यहां से आ रहा है लेस इक्वल, तो मानते हो के को 2 होना पड़ेगा, के शुड बी 2। और एक बार के 2 निकला, प्रॉब्लम खत्म, है ना? कि सर अब के 2 आने पर तो अब कुछ दम बचा ही नहीं, आप तो जाओ इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। अरे और क्या, अब मेरी मदद थोड़ी चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया आपने तो। देखो, तो इसके दो सॉल्यूशन आए, इक्वल सॉल्यूशन, पाई स्क्वायर बाई 4, बुद्धि लगाओ, तो क्या पाई स्क्वायर बाई 4 इज कॉस इनवर्स x, इज ऑल्सो साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर। छोड़ दो भाई, अरे वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया यार, ठीक है ना? के की नेगेटिव वैल्यूज, अरे ये नहीं पढ़ा तुमने? ये क्या है? के की नेगेटिव वैल्यू कहां से आएगी वंश? थोड़ा तो इंटरवल देखो यार ध्यान से, यहां से दिख गया होगा तुमको कि के नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ गए? एक्स मिसिंग, कहां एक्स मिसिंग है? अच्छा यहां पर, ओके, थैंक यू, गुड। इसे कहते हैं शार्प ऑब्जर्वेशन, है ना? कि देखो किसी को नहीं दिखा कि सर आपने एक्स मिस कर दिया, है ना? गुड। हाँ, जो लोग एएमजीएम से सुनना चाह रहे हैं वो बता देता हूं, बाकी ये अच्छा सॉल्यूशन है ना? मुझे मुझे तो ये ज्यादा क्लोज है मेरे, है ना? भाई जिस सॉल्यूशन में ओरिजिनलिटी हो, जो सॉल्यूशन तुम्हारी आदत का पार्ट हो, वो अच्छा सॉल्यूशन होता है ना? तो एक्चुअली ये मेरी आदत का पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा देखा, अल्फा बीटा देखा, तो मन में तुरंत आता है कि अरे यार क्रिएट ए क्वाड्रेटिक हुज रूट इज अल्फा एंड बीटा। तो जो लोग एएमजीएम से सुनना चाहते हैं बस बता देता हूं, मानते हो कॉस इनवर्स एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव, साइन इनवर्स पाई स्क्वायर इज ऑल्सो ए नॉन नेगेटिव नंबर, तो एम ले लिया, के पाई स्क्वायर बाई 8, मानते हो ये दो नंबर का एम, और वही सेम नंबर का जीएम अंडर रूट, मानते हो सर ये रहा जीएम, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। खट से आंसर आया, अरे तो के ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया। बस एएमजीएम का इतना ही रोल है बस। अब इसके आगे वही सेम कि सर वो पाई कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर। अरे अब इसके बाद तो वापस तुम इसी पर आ जाओ कि दिस आइडिया अगेन, ये आइडिया को दोबारा इस्तेमाल करो, है ना? और यहां से निकालो कि लेस इक्वल टू 2 होगा। डन, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 डन। हाँ, 6 में सबको 10 में बदल दो, यही अच्छा सॉल्यूशन है, बिल्कुल। अरे अब बंद करो यार, बहुत देर हो गई। ये लो, ये रहा। आई थिंक एक्स दोनों साइड 10 ले लिया, गलत थोड़ी किया है। कुछ लोगों को स्टेटमेंट याद आया मेरा? सर आपने एक बात बोली थी किसी क्लास में कि जब अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, है ना, देन फैक्टर्स बनाया करो, कहा था कि नहीं? तो अपनी बात से मैं हटता नहीं हूं ना कि यार कहा था तो अब करना पड़ेगा। फैक्टर कंप्लीट किए, वाई
एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन तो प्लस नाइन प्लस टेन। देखना ये गलत है क्या? सही किया ना ये? अब खुद कर लोगे इसके आगे कि सर दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस टेन लाना है। ये दो इंटीजर ही तो है, क्वेश्चन में एक्स और वाई इंटीजर दिया हुआ था, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर है तो मानते हो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो, है ना? तो जब तुम इसको प्रोडक्ट में तोड़ोगे ना तो इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लेना। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो। 1 - 10, अरे कुछ फेल भी होगा, चिंता क्यों करते हो? देन 2 - 5, देन और क्या बचा? बस, कि और भी कोई केस है? आ गया केस से आंसर? हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो? 5 -2, 10 - 1। अब छोड़ दूं? चार केस बन रहे हैं, और इन चार केस पे देख लो किस किस आ रहा है। अरे डोंट मेक ग्राफ यार आदित्य, कैसी बात कर रहा है? हाइपरबोला बनाएगा, वहां पर दिमाग लगाएगा कि यार एक छोटा सा इंटरवल है, यहां पर ये इंटीजर दिख रहे हैं। ये देखिए बेस्ट, कौन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना के करेगा? ठीक, हालांकि वो भी अच्छा है लेकिन ये फार बेटर। ठीक, ग्राफ में दिख जाता है कि सर ये इतना छोटा सा इंटरवल है, और देखो इसी इंटरवल में इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी जा रहा है तो आपको दिख जाएगा कि सर मेरे को साफ दिख रहा है कि यहां से यहां इंटीजर मिलेंगे ही नहीं। ठीक, बस अब मैंने एक मेथड कर दिया, अब तुम ग्राफ वाला, ग्राफ से तुम खुद सोच के करना। ठीक, बाकी वो भी इजी है, इतना ही आसान है जितना ये था। चलो भाई, लिमिट्स पढ़ें, बहुत बहुत कर लिया। ओके, लास्ट क्लास we talked left hand limit, right hand limit, limit to exist, remember? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, अरे तो उस आंसर में से हटा देना है ना गलत आंसर को। मैंने तो केस बना के छोड़ दिया, तुम खुद आंसर निकालना। ठीक, अब क्यों उस बारे में बोल रहे हो? बस वो हो गया। हाँ, तो तुमको समझ में आ गया ना कि लिमिट का डेफिनेशन क्या है? पॉइंट का नेबरहुड देखा, लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड, इफ एल एच एल बराबर आर एच एल, देन लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक, कुछ फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं। ओवर लिमिट, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, ऑब्वियसली एग्जिस्ट इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। एग्री? कुछ नाम दे देते हैं, एल एंड लिमिट जी एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट से एम। सही है? then limit of f plus g function को you can write limit fx plus limit gx, है ना? इसी तरह से डिफरेंस, डिफरेंस को यही निपटा दूं? अरे यार, है ना?
इसी तरह से प्रोडक्ट, और इसी तरह से डिवीजन। सही। डिवीजन के लिए जगह नहीं बची मेरे पास, तो ऊपर लिख दूं? रुको, अच्छा ये छोटा हो जाएगा ना। हम्म। बट ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो कि सर जब भी आप डिवीजन लिखते हो तो एक छोटा सा बात हमको केयरफुल होना पड़ता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। मतलब यहां पर एक एडिशनल कंडीशन मैं बोल रहा हूं, m इज नॉट जीरो, है ना। ये बहुत एप्टीट्यूड बेस्ड है कि तुमको दो फंक्शन के सम की लिमिट निकालनी है। तो ऐसे ही ओरली सोचना, एक फंक्शन टू को टेंड कर रहा है, एक फंक्शन थ्री को टेंड कर रहा है, तो बताओ दोनों का सम कहां को टेंड करेगा? तो लोग ओरली आंसर कर देंगे कि सर कि पक्का टू प्लस थ्री को टेंड करेगा, है ना, विच इज फाइव। बात आई समझ में? तो ये फंडामेंटल है कि सर इसके प्रूफ को बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक क्वांटिटी टू को टेंड कर रही है, अगली क्वांटिटी थ्री को टेंड कर रही है नेबरहुड से, तो बताओ उन दोनों का प्रोडक्ट कहां को टेंड करेगा? तो आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, या टू इंटू थ्री को टेंड करेगा, और क्या। सही है। 10 सेकेंड्स क्विकली बताओ भाई। नमन, समझ आई बात? यस। प्रियम, हर्षल, एवरीथिंग क्लियर? यस। हाँ, ये सिक्स क्या लिख रहे हो तुम लोग? सिक्स का क्या मतलब है? अच्छा, वैल्यू टू इंटू थ्री, ओके ओके। मैं अपना सवाल ही भूल गया था कि मैंने सवाल क्या किया था, है ना। इसी तरह से तुम डिवीजन को भी सोच पा रहे हो ना कि योर एफ एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स को ए जब अप्रोच किया तो एफ एक्स टू को अप्रोच हुआ, जी एक्स थ्री को अप्रोच हुआ, तो बताओ एफ अपॉन जी किसको अप्रोच होगा? तो ऑटोमेटिक आंसर कि सर टू अपॉन थ्री अप्रोच करेगा, है ना। तो उसको बस ये थ्योरम्स बोल दिया कि आप लिमिट ऑफ एफ प्लस जी को लिमिट एफ प्लस लिमिट जी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट कब लिखवाए गए हैं? जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये कंडीशन को मत मिस कर जाना। लिमिट एफ एग्जिस्ट, लिमिट जी एग्जिस्ट, ठीक है, देन ओनली अप्लाई देम, ठीक। तो बिल्कुल फंडामेंटल, इतना फंडामेंटल है कि इसका प्रूफ तक नहीं देना पड़ा, प्रूफ ओरल, है ना। रिमेंबर, आई विल अप्लाई दिस, और मैं तुम लोग को यह भी दिखाऊंगा कि देखना हम लोग जानने के बाद भी प्रॉब्लम्स में गलती करेंगे कि सर सवाल लिमिट एफ प्लस जी था, मैंने उसको अलग अलग तोड़ दिया। ऐसा तुम करते हुए दिखोगे, देखना, ठीक है, कि सर लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं रही थी अलग अलग, लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया, है ना। तो चिंता मत करो, मैं जब भी करता हूं तो मैं बहुत फंडामेंटल से करता हूं, ठीक। मैं हर चीज को सोचते हुए करता हूं, है ना। तुमको ये बात पता होगी आई थिंक कि मैं हमेशा कहता हूं कि टेक सम टाइम बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले थोड़ा समय लो कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक। तो मैं तुमको गलती करने ही नहीं दूंगा, राइट। कॉपीड, यस। हाँ, हम्म, ओके।
फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। एक सवाल का जवाब लिखना, चलो। तुम्हारी नजर में इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, बताओ। व्हाट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम? अनडिफाइंड। ठीक, फंक्शन 0+ पर तो डिफाइंड है, लेकिन 0- पर तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन का जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी जाती है उसके नेबरहुड में वेल डिफाइन होना जरूरी है। ओके, तो इसलिए तुम लोगों को एग्जाम में देखना, यूजुअली जब जेईई इस सवाल को पूछेगा तो देखना जेई कैसे पूछेगा। अब आंसर करो, अब इस प्रॉब्लम का आंसर करो। व्हाट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम? अब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है विच इज 0। तो अंतर समझ गए कि सर जब भी पॉइंट पर लिमिट की बात होगी दोनों नेबरहुड में फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। हमको एलएचएल आरएचएल दोनों का टेक केयर करना है। इजी, ठीक। तो ये सब बातें क्लियर है ना? मतलब जस्ट ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। हम्म, एक मोमेंट। ठीक, दिस इज द कंप्लीट डोमेन। ये फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन कर दिया मैंने। मतलब इस फंक्शन को समझ पा रहे हो कि सर इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज 0 to 6 ओनली। फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल ओनली। नहीं भाई, नहीं अमन, ठीक है। आईआईटी कभी भी मैंने कहा ना, अगर उसको एक्सटेंडिंग 0+0 का आंसर निकलवाना है, अगर एक्सटेंडिंग 0 का आंसर निकलवाना है तो आईआईटी 0+ लिखेगा। अगर उसने एक्सटेंडिंग 0 लिखा तो आंसर नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। समझ गए? दोनों बातों में अंतर समझो ना यार। ये सिर्फ आरएचएल है, ये फंक्शन की लिमिट है एट पॉइंट। ठीक है, तो इसको तो सिर्फ आरएचएल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों एकदम अलग सवाल नहीं है। एक सवाल में तुमसे सिर्फ आरएचएल पूछा गया है, एक सवाल में तुमसे लिमिट पूछी गई है। तो आरएचएल का तो आंसर है लेकिन लिमिट का आंसर नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बात समझ रहे हो? ओके, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो क्या तुमको दिख रहा है कि इन एंटायर डोमेन क्या मुझे नजर आ रहा है? x=0 के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बताओ। अबाउट x=0 व्हाट इज योर रिप्लाई टू लिमिट? लिमिट x टेंडिंग 0, जवाब दो, ऑफ एफ एक्स।
नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो की लेफ्ट नेबरहुड तो है ही नहीं। समझ गए? जब लेफ्ट नेबरहुड नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहलाएगी। तो मानते हो लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट, कहां कहां नॉट एग्जिस्ट कर रही है? जीरो पर, वन पर, टू पर, थ्री, और कहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? और कोई पॉइंट है जहां फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? एक और पॉइंट है, एंड विच इज, कोई नहीं लिखवा रहा है, एक पॉइंट और है। कोई 5 कैसे लिख सकता है? हाँ, 5 कैसे लिख सकते हो यार तुम, कि सर 5 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? किसने कहा 5 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? मेरी एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारी नहीं कर रही है। मेरी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई। कुछ कुछ समझ में आ गया कि इन एंटायर डोमेन लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट का मुझे जवाब मिल गया। सही है? और सबका मुझे दिख रहा है, डायग्राम में सब दिख रहा है कि सर 1 पर आपका LHL नॉट इक्वल टू RHL। तुम तो ग्राफ को देख के बता सकते हो। LHL आपका 1 पर, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं, एट x इक्वल टू 1, तो यू कैन इजिली सी योर LHL इज 0, योर RHL, ग्राफ देख के फील कर पा रहे हो ना, इज 1। इसी तरह से मेरे ख्याल से तुम सब दिख रहा है कि सर 2 पर भी मुझे दिख रहा है, एट 2, what is your LHL, what is your RHL? LHL is 2 and RHL is 3। मैंने गलत तो नहीं लिखा है? आसान है ना? Y2, कौन Y2? ग्राफ देखना सीखो ना यार। ग्राफ में वैल्यू दिखा तो रखी है 2 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट दिख तो रहा है ये 2 वैल्यू। हाँ, तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है। लोगों को तो अभी ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसका ग्राफ नहीं पता होगा। बाकी किसी और को कोई डाउट है इसमें? x इक्वल टू 2 पर लिमिट नॉट एग्जिस्ट का, और एंड व्हाट इज इट्स LHL एंड RHL? एनी अदर हैविंग डाउट? नो, गुड। आई थिंक x इक्वल टू 3 है ना? x इक्वल टू 3 पर बताओ, x इक्वल टू 3, जिसको ग्राफ की समझ बिल्कुल नहीं है वो बताए भाई, x इक्वल टू 3 पर LHL RHL का क्या नजर आ रहा है? तो जिसको अकल है वो फील कर पा रहा है, इस ग्राफ को समझ पा रहा है कि सर 3 पर LHL तो 2 है और RHL 1 है। अरे ये वैल्यू यार, ये मैंने वैल्यू सेम दिखा रखी है ना? अब मेरे ख्याल से क्लियर है। तो एट x इक्वल टू 3 योर LHL इज 2, योर RHL इज 1। वेरी इजी है ना? सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, गुड। 4 पर तो मुझे बात ही नहीं करनी। 4 पर लिमिट बताओ चलो, x इक्वल टू 4, इस पर तो लिमिट एग्जिस्ट है ना? देन व्हाट इज योर लिमिट? तो लोग कह पा रहे हैं कि सर इस पर लिमिट 0 है। लिमिट x टेंड फॉर fx इज 0। हाँ, 5 पर लिमिट की वैल्यू, 5 पर किसी ने कहा था कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 5 पर लिमिट की वैल्यू एट 5, 1, गुड, 1। अरे ग्राफ देखना सीखो यार, 5 पर वैल्यू दिखा रखी है, फ्रॉम लेफ्ट नेबरहुड, फ्रॉम राइट नेबरहुड, इट इज कमिंग टू बी 1। नाउ एट 6 तो तुम समझ रहे हो कि सर 6 का राइट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड इन बोथ द नेबरहुड, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट। तो 6 पर तो फंक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ओके, गॉट इट। तो अंतर समझना कि वो सवाल क्या पूछ रहा है, उसके सवाल को ठीक से पढ़ लेना। कहीं ऐसा तो नहीं उसने क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग 6 माइनस पूछा हो कि व्हाट इज द आंसर टू दिस, क्विकली आंसर टू दिस प्रॉब्लम।
तो मेरे ख्याल से ग्राफ में बिल्कुल साफ दिख रहा है ना कि सर वो 6 पर आप 0 को चले गए हो, है ना? सही है। एंड आर एच एल नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग 6 का मैंने आंसर नहीं दिया है, मैंने आपको 6 माइनस का आंसर दिया है, एलएचएल का आंसर दिया है। इसी तरह से तुम जीरो को भी फील कर पा रहे हो ना कि सर जीरो, जीरो पर आई कैन टॉक अबाउट आरएचएल ओनली, एंड दैट आरएचएल इज, है ना? तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, इज 1। आसान है ना? बहुत बहुत ज्यादा इजी सब कुछ है ना? एटलीस्ट लिमिट का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया ना कि व्हाट एक्चुअली इज लिमिट्स, है ना? लिमिट है क्या, ये तो समझ में आ गया। क्विकली 10 सेकेंड्स। हम्म डन, फाइन। नाउ कुछ कैलकुलेशन के टुवर्ड्स आ रहा हूं, है ना? अरे यार तुम कैसी बात करते हो यार दीपक, 6 प्लस भी तो एक नंबर है, बता दो नंबर क्या है। मूर्खतापूर्ण बात मत करो, उसको आरएचएल कहते हैं बस। लिमिट एक्सटेंडिंग 6 प्लस इज राइट हैंड लिमिट एट 6। तुम नंबर की वैल्यू बता दो, मैं तुमको लिमिट बता दूंगा। वो नंबर तो लिखवाओ, क्या है वो नंबर। अगर नंबर लिख नहीं पा रहे हो तो फिर ऐसा कैसा नंबर है जिसको तुम लिख ही नहीं पा रहे हो? 6 प्लस में नंबर नहीं होते हैं, 6 प्लस में नंबर नहीं, नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। एक सिंगल नंबर नहीं होता है 6 प्लस कि सर 6 से जस्ट बड़ा, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक, तो एटलीस्ट लिमिट की डेफिनेशन को मन में बिठाओ कि हमको फंक्शन को देखना होता है फॉर इनफाइनाइट नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू दैट ए, कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक, ओके। नाउ कमिंग टू कैलकुलेशन। मैं एक यूजुअल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि जब हम लिमिट की करते हैं, निकालने जाते हैं कि वी आर गिवन अ फंक्शन और मुझसे कहा जाता है कैलकुलेट, है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मानो मैंने तुमसे सवाल पूछा, चलो देखते हैं, x प्लस 2, 2x माइनस 3, फाइंड दिस लिमिट। चलो बहुत चैलेंजिंग सवाल है, निकालो इसका आंसर, फाइंड द लिमिट, है ना? तो मुझे लगता है कि यार ये तो यूं ही हो गया। जब तुमसे कहा गया है x को 1 के क्लोज देखो, तो तुमको दिखेगा कि सर 1 के क्लोज देखने से ये नंबर 3 के क्लोज नजर आएगा, क्लोज टू 3। ये नंबर नजर आएगा क्लोज टू -1। तो क्या तुमको लगता नहीं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इज -3? ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना? तो तुमको एक बेसिक हैबिट समझ आ रही है कि हमसे जब कहा गया है एक्स टेंडिंग ए लिमिट निकालो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उस ए को डायरेक्ट पुट करके देखते हैं कि क्या हुआ, है ना? तो अगर ये दिखा मुझे तो मैं तो आंसर कर दूंगा कि यार तो आंसर ही हो गया। समझ रहे हो? तो कुछ फंसने वाली सिचुएशन बताता हूं। मान लो मैंने एक्स को ए डायरेक्ट ट्राई किया और मुझे कुछ ऐसा मिला कि सर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली जब मैं ऐसा लिखूं तो आप ये समझना सर टेंडिंग बात हो रही है, मतलब आपका न्यूमरेटर कुछ जीरो को मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये जीरो को अप्रोच करेगा और आपका डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच हो रहा है। सही है? तो क्या इसमें तुम आंसर कर दोगे कि व्हाट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, है ना? तो तुम कहोगे सर नहीं कह सकते,
कि क्या आंसर होगा, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अभी से मेथड्स मत बोलना शुरू करो, क्योंकि जो लोग पहले से मेथड्स बोलने वाले हैं उनको ज्यादा सीखने में मेहनत करनी पड़ेगी बजाय उनके जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो उन पुराने वाले लोगों का तो पहले तो कचरा साफ करना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रेश लोग हैं उन लोगों को आसानी होने वाली है टू लर्न दिस सब्जेक्ट, है ना। हाँ, तो आई थिंक यू आर गेटिंग द आंसर। नहीं, ये इक्वल टू जीरो थोड़ी है कि ये बराबर जीरो बराबर जीरो। इसे मैं कहूंगा कि आई एम नॉट एबल टू आंसर राइट नाउ। मैं अभी इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूं। अरे कोई एग्जाम्पल उठाओ ना। लो, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल दे दिया। सोचो कि सर ये क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे, है ना। तो क्या तुमको लगता नहीं अगर मैंने एक्स को डायरेक्ट जीरो ट्राई किया तो यार ये तो 0/0 बन रहा है ना। तो अभी आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट आफ्टर डूइंग सम सिंप्लीफिकेशन पॉसिबली मैं आपको आंसर कर पाऊं, है ना। सिंप्लीफिकेशन के बाद हो सकता है मैं आपको आंसर कर पाऊं। तो अब जितने लोग समझदार हैं वो लोग पता क्या कहेंगे कि सर एक्स टेंडिंग जीरो का मतलब होता है एक्स नॉट जीरो। इस बात को तो दिमाग में बिठा लो। लिमिट एक्स टेंडिंग ए मतलब एक्स नॉट ए, और अगर एक्स जीरो नहीं है तो आप कैंसिल कर दो कि यार ये क्वांटिटी तो कट जाएगी, एक नॉन जीरो नंबर है तो आई कैन कैंसिल। तो व्हाट इट बिकम कि यार ये तो 1/3 आ गया। समझे। तो मेरा पर्पस ये है कि जब ऐसी सिचुएशन है जिसमें आई एम नॉट एबल टू आंसर, तो डू सम सिंप्लीफिकेशन, कुछ उसमें सिंप्लीफिकेशन करो, और सिंप्लीफिकेशन करते हुए जब तुम डिटर्मिनेट फॉर्म में पहुंच जाओ कि नाउ आई एम एबल टू आंसर, तब आंसर कर दो, जैसे कि मैंने यहां किया। ठीक है ना। थिंक दिस सिचुएशन क्विकली। तो आई गेस अगेन इफ यू डायरेक्टली ट्राई कि सर मैं तो एक्स को 1 डायरेक्ट ट्राई कर रहा हूं, 1 + 4 -5, तो फिर नजर आया। देखो, अगर कोई मुझे कुछ एडवाइस करता है ना, सर जल्दी कराओ, सर धीमा है, तो मैं क्या, मेरे साथ उल्टा हो जाता है। ठीक है, मुझे अगर कोई कुछ कहता है ना तो मैं थोड़ा सा बैकफायर करता है मुझे, मैं उसके हिसाब से नहीं, फिर मैं और गड़बड़ करता हूं कि यार अब तो नहीं बताऊंगा। समझ गए। तो इस तरह के एडवाइस जो है ना, ये सब एटलीस्ट मेरे सामने तो बिल्कुल कभी गलती से मत रख देना। ठीक, कि सर ये करो, सर ऐसे करो, है ना। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, राइट। बस अब जो लोग समझदार हैं दे अंडरस्टैंड कि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट आफ्टर डूइंग सम सिंप्लीफिकेशन, है ना। x - 1 x - 4 -1 x - 2, सही। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि x टेंडिंग 1 का मतलब है x नॉट 1, तो ये एक नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर आई कैन ऑलवेज कैंसिल। तो अब 1 - 4 1 - 2, एक बार देखना मैंने गलत आंसर तो नहीं निकाल दिया, 3। इजी। तो तुम मेरा मुद्दा समझ गए कि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब तक कि आई एम नॉट एबल टू आंसर, राइट। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि दिस इज वन इनडिटर्मिनेट सिचुएशन। तो वैसे तो सही बताऊं तो मुझे तुमको लिखवाना नहीं चाहिए कि व्हाट आर द इनडिटर्मिनेट सिचुएशन,
है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो कॉमन सेंस है ना कि इनडिटर्मिनेट वो है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अरे मैं नहीं निकाल पा रहा हूं मतलब इनडिटर्मिनेट, समझे? तो अब ये तुमको रटवाया थोड़ी जाना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेट होता है, ये इनडिटर्मिनेट होता है, वो तो तुम खुद निकालोगे कि सर दिस इज इन माई ओपिनियन इज इनडिटर्मिनेट, दिस इज इन माई ओपिनियन इज इनडिटर्मिनेट, दिस इज इन माई ओपिनियन इज इनडिटर्मिनेट, है ना? समझ पा रहे हो? दिस मेरे ओपिनियन में ये इनडिटर्मिनेट है। जिस सिचुएशन का तुम जवाब ना दे पाओ वो इनडिटर्मिनेट। तो ये सब रटने की कोशिश मत करना कि सर हम घर से याद कर करके जाएंगे कि कब कब हम आंसर नहीं बता पाते हैं, तो इसको रटने की कोशिश मत करना। मैं तो जस्ट कुछ कॉमन सिचुएशंस बता रहा हूं, है ना? सम पॉपुलर सिचुएशन, कुछ पॉपुलर सिचुएशंस बता दी विच आर इनडिटर्मिनेट। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर 0 की पावर इंफिनिटी, इसको आपने इनडिटर्मिनेट नहीं बोला, ये डिटर्मिनेट है। सोचो एक बहुत छोटा नंबर जो कि 0 के बहुत क्लोज है, उसको अगर तुम वेरी लार्ज पॉजिटिव पावर लगा दोगे कि सर 0.001, तो मैंने टेंडिंग प्लस इंफिनिटी पावर लगा दिया, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो 0 आ जाएगा, है ना? तो दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट। फाइन। तो बस आइडिया को फील करो कि सम ऑब्जर्वेशन है ना, कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिए। नहीं नहीं, ये 1 इक्वल थोड़ी है यार, ये इक्वल नहीं है, चिंता मत करो। ये क्लोज टू 1 है, तो तुमको लगता नहीं कि सर क्लोज टू 1 में आपको बताना पड़ेगा कि यार वो 1 से छोटा है क्या? सोचो 1 से जस्ट छोटा को पावर इंफिनिटी लगाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर 1 से जस्ट बड़ा है, मोर देन 1 है, तो मानते हो उसको पावर प्लस इंफिनिटी लगाएंगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा। और कोई कहेगा सर अगर ये एग्जैक्टली 1 है तो पावर इंफिनिटी लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है? तो मेरा यह कहना है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी तुम इनडिटर्मिनेट सिचुएशन में हो तो तुक्के नहीं लगाने कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर या तो 0 है या इंफिनिटी है या 1 है, इन 3 में से कोई आंसर है। फाइन। तो इनडिटर्मिनेट सिचुएशन की जो ब्यूटी है ना वो यही है कि तुम इसको नहीं पहचान पाए ना कि व्हाट इज दिस, अब इसको सिंप्लीफिकेशन पर छोड़ दो। जब सिंप्लीफाई होगा तब आंसर पता पड़ेगा। ठीक है? और जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो जो तुमने मुझे 3 आंसर बोले थे ना कि सर या तो 0 या इंफिनिटी या 1, पॉसिबली हो सकता है आंसर 2/3 निकल के आए कि अरे सर इस प्रॉब्लम का आंसर तो 2/3 आ गया था, लेकिन हम तो जो तुक्के मार रहे थे कि 0 1 या इंफिनिटी, इनमें से कुछ भी नहीं आया। ठीक है? तो मेरा कहना यह है कि जब भी तुम एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन में फंसो कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो डू समथिंग एल्स, उसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है? एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट एनीथिंग जो तुम सोच भी नहीं सकते थे कि सर इस एक्सप्रेशन को देख के मैं फील ही नहीं कर पा रहा था कि 2/3 आंसर आ सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो कोई वाइल्ड गैस नहीं होगा इन सच सिचुएशंस, तो इनको रटना नहीं है। बेसिकली मैंने क्या कहा, अगर तुम आंसर को नहीं समझ पा रहे हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन करो। ओके? 15 सेकेंड्स क्विकली। डन। ठीक। तो मैंने बेसिकली कुछ पॉपुलर इनडिटर्मिनेट सिचुएशंस तुमको बताई हैं, है ना? इसीलिए कह रहा हूं, एक बच्चा कह रहा था सर मैंने 11th में लिमिट पढ़ रखी है। अब आई डोंट नो उस बेचारे ने कैसे पढ़ रखी है। अब सोचो वो
इस लेक्चर को इस धोखे में होके चला जाए कि मैंने तो कर रखा है, ठीक है ना, और फिर जब वो कभी आए बाद में कभी और एकदम से देखे कि यार यहां वाले लोगों का तो सोचने का तरीका कैसा है ना, तो वो तो धोखे में रह गया कि मुझे आता था नहीं। ओके, एक काम करता हूं मैं, क्योंकि लिमिट्स के कैलकुलेशन एक बार स्टार्ट होंगे तो बहुत ढंग से होते चले जाएंगे, है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा तुमको एक सीरीज का आइडिया अभी दे देता हूं, क्योंकि फिर वो बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा और तुमको पढ़ाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा सीरीज का आइडिया दे देता हूं, विच इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी मच हेल्प इन लिमिट्स, कॉल्ड पावर सीरीज। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से समझते हैं इसको, लिमिट्स में इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है ना। पावर सीरीज किसको कहते हैं? एक सीरीज विच कंटेन ओनली होल नंबर पावर्स, एक इनफाइनाइट सीरीज लाइक दिस containing whole number powers of x only. This is called a power series. सबसे पहले इस बात को समझ लो, पावर सीरीज किसको कहा गया है? एक इनफाइनाइट सीरीज को कहा गया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। लेकिन हर एक टर्म कैसी होगी सीरीज की? बात को सुन रहे हो? हर एक टर्म कैसी होगी? विल कंटेन एक्स रेज्ड टू होल नंबर पावर। जो एक्स की पावर है ना, वो होल नंबर है, समझे? इनफाइनाइट सीरीज in which every term has exponent of x whole number, a whole number। सीरीज का जो हर टर्म है उसमें x की जो पावर है वो होल नंबर है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज। अब इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, किसी भी फंक्शन को हम एक पावर सीरीज में लिख सकते हैं। कैसे? एनी फंक्शन एफ एक्स आई वॉन्ट टू राइट एज ए पावर सीरीज, f0 डैश 0 इंटू एक्स, है ना, डबल डैश ऑफ 0 2 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ऑब्वियसली इनफाइनाइट सीरीज, तो आई कैन राइट ए फंक्शन लाइक दिस। लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि किसी भी फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना, तो देर आर सर्टेन कंडीशन। एक तुमको ये दिख रहा होगा कि सर ये फंक्शन डिफरेंशिएट भी तो होना चाहिए, कि इसको मैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकता हूं। सही है, एक बात तो तुमको ये नजर आ रही है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने बार भी डिफरेंशिएट करो, 5 बार, 6 बार, 7 बार, वो एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली ये जो है ना, ये थोड़ा सा तुम्हारे क्या कहते हैं डोमेन के बाहर है, क्योंकि ये जो सीरीज लिखवा रहा हूं मैं, ये तुम्हारे सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में पूरा एक कोर्स का पार्ट है ये। ठीक, तो मैं इससे रेलेवेंट काम की बातें बता दूंगा तुमको,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपन करेंगे, लेकिन इसका डिटेल में तुम लोग आईआईटी में जाकर के पढ़ोगे, फाइन। तो मेरे जितने काम का है वो मैं बता देता हूं, राइट। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये मैं तुमको पढ़ाई क्यों रहा हूं, है ना, क्योंकि एक्चुअली एनसीईआरटी या किसी भी बुक में कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिए गए कि यार ये फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्यों होता है मैं उसका रीजन की बात करना चाहता हूं, और कुछ बात नहीं है कि यार वो फॉर्मूला आया कहां से था। आइदर फर्स्ट और सेकंड, वो आईआईटी पर डिपेंड करता है ध्रुव, है ना, लेकिन होता फर्स्ट ईयर में ही है, ये कंफर्म है। किसी आईआईटी में वो सेकंड में जाता है, किसी आईआईटी में वो फर्स्ट में जाता है, ठीक है ना। कॉल्ड टेलर सीरीज। और एक कंडीशन और भी है ना। मुझे बताओ, तुम लोगों ने एक जीपी पढ़ी है, तुम्हारा तुम्हारा मैं जस्ट एक नॉलेज चेक कर रहा हूं, तुम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सर ये हमको 11th में पढ़ाया गया था, ये 11th में पढ़ा था ना, तो कुछ याद है? अरे हर ब्रांच में यार, फर्स्ट ईयर में कोई ब्रांच नहीं होती है सीएस, फर्स्ट ईयर का कोर्स सबका सिलेबस सेम होता है, ठीक है, ब्रांच वाइज सिलेबस अलग नहीं होता है, वो कॉमन होता है, हर ब्रांच का सिलेबस सेम होता है, ओके। ये अब मुझे बताओ, तुमको कुछ ये बात का नॉलेज है कि इनफाइनाइट जीपी का सम की कोई कंडीशन हुआ करती थी कि सर दिस सम एग्जिस्ट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। याद करो कि सर ये पढ़ा, ये कंडीशन लिखवाई गई थी फॉर दिस सम टू एग्जिस्ट, फाइन। तो ऐसा नहीं है कि हर इनफाइनाइट सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहां पर है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इससे मैं लिख सकता हूं एज ए पावर सीरीज, लिख सकता हूं बाय दिस फॉर्मूला, प्रोवाइडेड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये सीरीज, अभी अभी तुमने कहा ना दिस सीरीज, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, नॉट ऑलवेज। अगर ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो तुम्हारी सीरीज कन्वर्जेंट है, समझ गए। वैसे तो x इक्वल टू 0 भी तुम ले सकते हो, यहां से मैं हटा ही देता हूं इसको। x इक्वल टू 0 में क्या दिक्कत है कि सर ये 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना, इतनी कंडीशन सफिशिएंट है। गेटिंग द पॉइंट, वो मैंने अननेसेसरी 0 लिख दिया था, ठीक। तो अब थोड़ा सा मैं रीजन बता देता हूं कि ये सब बातें हमको कैसे पता पड़ेंगी, और पहली बात कि ये रिजल्ट आया कहां से, है ना। तो अगर तुमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं तुमको पॉलिनोमियल की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूं। पॉलिनोमियल, यार ये सब बातें पता है, मैं 11th में पढ़ाता हूं लिटरली। ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये ए नॉट, ये सब 11th में ही कवर करा देता हूं। तो चलो लेट अस टॉक अबाउट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल है ना, यार मुझे लग रहा है मैं फंस गया, है ना। तो मैं सिर्फ आज ये कोफिशिएंट डिराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन सीरीज कन्वर्ज डाइवर्ज ये डिस्कशन अब अगली क्लास में जाएगा, क्योंकि मुझे ये कम से कम 15 मिनट का मतलब मेरा काम लग गया, ठीक है ना। 15 मिनट गए, तो इसलिए अभी तुम लोग ना सिर्फ ये कोफिशिएंट पर ध्यान देना। मैं तुमको सिर्फ इस कोफिशिएंट का ज्ञान देने वाला हूं कि ये कोफिशिएंट एफ डैश 0 डबल डैश 0 जो लिखे थे ना, वो आए कहां से, ठीक। लेकिन सीरीज कन्वर्ज होगी या नहीं होगी, ये सारा ज्ञान अगली क्लास के लिए, ठीक। चलो पहले इसको समझते हैं। आई थिंक दिस इज अ पॉलिनोमियल, फाइन। तो फटाफट सर एक्स को 0 डाल दीजिए, ए नॉट आ गया। अब मुझे A1 चाहिए, डिफ्रेंशिएट करो। फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन तो सिखा ही रखा है।
आखिरी के कुछ एक टर्म लिखता हूं। नजर आ रहा है कि सर ये 1 into A1 आया है ना। तो इफ आई पुट x0 तो आई ओनली गेट A1। समझना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किया, x को 0 डाल दिया, ठीक। नाउ यू डिफरेंशिएट अगेन, तो तुमको ऑब्जर्व हो जाएगा, पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। दिमाग में जा रहा है सब, मानते हो सर x को 0 रख दीजिए, डबल डैश और 0, ऑल टर्म्स बिकम 0। वहां पर बचा 2 into 1 into A2, तो क्या दिखा 1 into 2 कमिंग टू बी A2। क्विकली यहां तक सब ठीक है ना। अब बस एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि अब तो तुम पैटर्न समझ ही जाओगे। डिफरेंशिएट अगेन, ट्रिपल डैश, 3 बार डिफरेंशिएट। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सही है। नाउ अगेन यू पुट x इक्वल टू 0, ट्रिपल डैश 0, 1 into 2 into 3 इज A3। तो क्या जनरलाइज हो रहा है बात कि सर x की किसी भी पावर का जो कोफिशिएंट है, तो मुझे ख्याल से अब तुम जनरलाइज कर रहे हो कि सर आई कैन ऑब्जर्व AR इज नथिंग बट R टाइम्स डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, 0 पुट करो, और इस क्वांटिटी को तुम पहचानते हो कि सर इसको फैक्टोरियल कहते हैं, R फैक्टोरियल। अब मैं एक बात और मजे की बता दूं, आगे फ्यूचर में मैं इसे एज रिजल्ट अप्लाई करूंगा, समझ गए। तो हो सकता है कि तुमको किसी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन दिखाई दे और तुमसे वो कहे कि यार इस बाइनोमियल में x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालो, x का कोफिशिएंट निकालो, और मैं तुमसे कहूं कि यार इसको एक fx मान लो, ठीक है, और f डैश 0 तुम्हारा आंसर हो गया। और हो सकता है वो तुमसे पूछे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताओ, और मैं कहूं कि अरे यार f डबल डैश 0/2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। सबको बात समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल ऑल गुड है ना, कि हाँ दिमाग में जा रहा है। 10 सेकेंड्स क्विकली। ठीक, गॉट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको अब इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन तो मिल गया ना, कि A0 ये कैसे लिख दिया, A1 ये कैसे लिख दिया, A2 कैसे लिख दिया, इसका तो तुमको जवाब मिल गया, सही। अब सिर्फ जवाब बचता है इस बात का कि यार ये कैसे पहचानेंगे कि सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब यही सवाल है ना कि सर जैसे आपने ये जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ये तो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, और वहां पर विदाउट यूजिंग एनी एडवांस्ड मेथड्स, कोई और एडवांस मेथड्स के बगैर हम लोग जीपी का सम डिराइव कर लेते हैं कि फॉर सम टू एग्जिस्ट इनफाइनाइट सीरीज के लिए ये कंडीशन आती है ना। तो वो तो 11th के मेथड से हो गया था, लेकिन इन जनरल अब जब आप किसी भी फंक्शन के लिए आप ऐसा बात कर रहे हो तो कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। कॉपी कर चुके हो, है ना। तो चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं कि चलो हटाओ यार, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज, ये सब तुम्हारे
जो मैं बता रहा हूं ये अभी तुम्हारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट सुन लो यार, ठीक। तो एक्चुअली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब समझ गए, सम एग्जिस्ट, तुम्हारे इनफाइनाइट सीरीज का सम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। अरे बोल दिया यार, इनफाइनाइट सीरीज का सम एग्जिस्ट देन इट इज कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट सीरीज का सम अगर नॉट एग्जिस्ट तो डाइवर्जेंट। एग्जिस्ट लिख दिया यार मैंने, सम एग्जिस्ट, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं अपने काम का काम कर लेता हूं। तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है ना टू चेक फॉर कन्वर्जेंट, वो सिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, तुम जब सेमेस्टर पढ़ोगे ना तो यू विल कम टू नो ए नंबर ऑफ मेथड्स कि सर सीरीज कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं कि यार ये मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे ध्यान आ रहा है आईआईटी में पढ़ा हुआ बस वही बता देता हूं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बताता हूं। रेशियो टेस्ट, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। ये क्या बताता है तुमको, ऐसे मेथड समझ लो बस कि सीरीज की n+1th टर्म है ना, और सीरीज का nth टर्म मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिसमें कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस का मॉडुलस n इनफाइनाइट, अगर ये 1 से छोटा है, इफ दिस इज लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सही। अगर ये मोर देन 1 है देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, और अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम कहते हैं मेथड फेल्स। मतलब इस मेथड से मैं आंसर नहीं कर पाया कि सीरीज कन्वर्जेंट है या सीरीज डाइवर्जेंट है। आई रिक्वायर सम अदर वे, मुझे किसी और मेथड की आवश्यकता है। समझ रहे हो? इसको क्या तुम एप्टीट्यूड से फील कर पा रहे हो कि सर ये एप्टीट्यूड से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई न्यूमेरिकली टर्म्स घट रहे हैं। कब? इन्फिनिटी पर, लार्ज पर। जब हम वेरी लार्ज एन पर जाएंगे, वेरी लार्ज, समझने की कोशिश करो, सीरीज कन्वर्जेंट, तो जब तुम लार्ज एन पर बात करोगे ना तो तुम्हारी सीरीज घट रही होगी न्यूमेरिकली। साइन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, लेकिन न्यूमेरिकली जो तुम्हारे टर्म्स है ना वो घट रहे होंगे। समझ में आया? तो वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर सीरीज फॉर लार्ज टर्म, मतलब हम इंफिनिटी पर जाके सोच रहे हैं, तो अगर वो न्यूमेरिकली बढ़ रहा है कि सर सीरीज न्यूमेरिकली बढ़ रहा है, टर्म्स न्यूमेरिकली बढ़ रहे हैं, तो उसे डाइवर्जेंट कहेंगे। समझ गए? और इस केस में आपको किसी और मेथड की आवश्यकता है, राइट? हो सकता है डाइवर्ज, हो सकता है कन्वर्ज। तो अब मैं इस मेथड से तुमको जीपी का रिप्लाई दूं कि जो तुमने अभी अभी जीपी किया कि सर ये जो आपने रेशियो टेस्ट बताया, इस रेशियो टेस्ट से व्हाट इज द कमेंट कि यार ये इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करेगा। तो जरा इसकी n+1th टर्म मन में लिखो और फिर इसका tn+1/tn निकालो। तो तुमको लगता नहीं सर इसका tn+1/tn तो mod x आ गया। अब जरा इस पर लिमिट n इनफाइनाइट करो, तो मेरे ख्याल से ये तो n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो mod x ही आ गया। सही है? तो तुमको आंसर मिला कि अरे सर वो mod x लेस देन 1 यूजिंग रेशियो टेस्ट। अगर mod x 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज, और रेशियो टेस्ट आपका mod x इक्वल टू 1 को टैकल नहीं कर पाया, और mod x इक्वल टू 1 को तुमने अपने लेवल पे जाके बताया कि जब x 1 है तो इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर तुमने x को -1 लिया
और वहां भी तुमने कहा कि सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों? 1 -1 +1 -1 +1, तो तुम कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं ये आंसर 1 आएगा कि ये आंसर 0 आएगा। और जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि आंसर या तो 1 है या 0 है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, तो ऐसी सिचुएशन को नॉट एग्जिस्ट ही कहा जाता है। समझ गए कि यार तुम आंसर बता ही नहीं पा रहे हो, तो उसको नॉट एग्जिस्ट बोलो, और क्या। तो जस्ट एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाया है कि हाउ डू वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। सही, 10 सेकेंड्स क्विकली। अब चलो, जब तुमने इतना भारी काम सीखा है तो एक सीरीज का फॉर्मूला तो निकाल के दिखाऊं तुमको कि सर ये आप इतना भारी भरकम टेलर सीरीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस पढ़ा गए, क्यों पढ़ाया, है ना? उसका कारण पता पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। क्विकली। कॉपीड, हाँ, ओके। तो लेट मी राइट वन एग्जांपल, e की पावर x। e वही है ये 2.7 अप्रॉक्स। तुमको लगता है सर e की पावर x को डिफरेंशिएट करो e की पावर x ही आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो e की पावर x आएगा, 3 बार करो e की पावर x आएगा। तो इसका वो टेलर सीरीज फॉर्मूला है ना, पावर सीरीज f(0) f'(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू x, तो आई गेट लाइक दिस। इनफाइनाइट सीरीज। तो एक्चुअली वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस एज फॉर्मूला। इसे एक फॉर्मूले की तरह रटना है आगे। तो अब नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होगा। और ये फॉर्मूला आया कहां से? टेलर सीरीज से आया। ठीक, ये फॉर्मूला वैलिड कब है? आंसर इज ऑल रियल। अभी तुम कारण समझ जाओगे कि सर लिखो इसकी Tn+1 अपॉन Tn लिखो जरा, तो तुम फील कर पा रहे होगे कि यार ये तो जो है ना x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ये बन रहा है। x एक नोन नंबर है, ध्यान रखना। तो ये क्या आ गया? x अपॉन n, x एक नोन क्वांटिटी है, नोन। तो ये एक फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट, क्या ये 0 नहीं आ गया? थिंक, सोचो सोचो, x अपॉन n इज 0। तो क्या तुमको नजर आया कि यार ये रिजल्ट लेस देन 1 आ रहा है फॉर एवरी x? ठीक, तो चलो अब मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में और सीरीज के फॉर्मूले बताऊंगा जिसके वजह से मुझे ये पूरा टेलर सीरीज पढ़ाना पड़ा। समझे? तो बेसिकली हमारा मुद्दा पता क्या है? हमको कुछ सीरीज के फॉर्मूले रटने हैं बस, जो कि एनसीईआरटी में सीधे एज ए फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं कि यार ये फॉर्मूला होता है। तो वो होता है का कारण बताया कि वो होता क्यों है। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ के आना। होमवर्क बता दूं, होमवर्क में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2 फिनिश करेंगे रिमेनिंग। तो अगली क्लास में मैं थोड़ा ढंग से कंटिन्यू करूंगा ना, लिमिट ढंग से चलेगा। एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग ओनली, बस ये डिस्कशन होगा। चलो भाई, बाय, जय हिंद।